नमस्कार, सलाम, स्वागत सभी का एक और अच्छे से सूचना के साथ कर रहे हैं वीडियो की शुरुआत। और यदि आप, आपके बच्चे, आपके दोस्त, आपकी गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड नहीं, ओनली गर्लफ्रेंड या बहन हो, माँ हो, बहन हो, भाभी हो, कोई भी हो, यानी कि महिला कैंडिडेट हो और पढ़ने के इच्छुक है लेकिन समय नहीं है उनके पास रेगुलर माध्यम से पढ़ाई लिखाई करने का, तो आपके लिए ये सूचना बहुत जरूरी काम की होने वाली है। भूमिका को छोड़ दीजिएगा, विषय पर आइएगा। और यदि आप इस संस्थान के इस माध्यम से करते हैं बीए या बीकॉम, तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ पढ़ाई का खर्चा भी सिस्टम यानी कि विश्वविद्यालय ही उठाएगा। ठीक है, और कुछ विशेष बच्चों का ही खर्चा उठाएगा, और साथ ही साथ उस विशेष बच्चों की श्रेणी में आप भी हो सकती हैं, यानी कि आ सकती हैं। कैसे आएंगी वो मैं आपको आगे बताऊंगा। और दूसरी बात, किसी प्रकार की प्रवेश परीक्षा नहीं होनी है सिलेक्शन के लिए, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। और दूसरी बात, क्लासेस केवल 1 या 2 दिन ही आपकी होनी है, और किस दिन आप क्लास चाहती हैं ये भी आप ही तय करेंगे। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और दूसरी चीज़, दिल्ली में जैसे कि आप जानते हैं थोड़ा महंगाई ज़्यादा है, तो आपको जो बस की सेवा है वो भी संस्थान की तरफ से बस का पास बना दिया जाएगा, जिसके माध्यम से आप बहुत कम से कम खर्च में, क्योंकि दिल्ली में लगभग 1000 या 800 रुपये का पास बनता है 1 महीने का, लेकिन यदि आप इस संस्थान से करती हैं बीए या बीकॉम, तो आपको 1 महीने का केवल 115 रुपये का खर्च देना होगा और आपका डीटीसी बस का पास भी बन जाएगा। ठीक है, वैसे तो दिल्ली में पास फ्री है, टिकट फ्री है महिलाओं के लिए, लेकिन अदर महिलाएं जो दिल्ली से बाहर की हैं या जो दिल्ली में अप डाउन रोज करना चाहती हैं, उनको ये दिक्कत ना हो, तो ये सुविधाएं हैं। और साथ ही साथ में एक एक्टिविटी होती है, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज, जो कि खासकर रेगुलर कॉलेजेस या रेगुलर विश्वविद्यालयों में होती है, लेकिन इस विश्वविद्यालय का संबंध क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय से है, इसीलिए वो सारी सुविधाएं जो रेगुलर विश्वविद्यालय में या दिल्ली यूनिवर्सिटी के रेगुलर कॉलेज में मिलती हैं बच्चों को, ईसीए के अंतर्गत वो सारी सुविधाएं भी आपको यहाँ मिलने वाली हैं। ठीक है, ईसीए क्या है मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा और अपना स्वयं का भी अनुभव बताऊंगा। और साथ ही साथ स्कॉलरशिप तो है ही, मैंने आपको बता ही दिया। अब चलते हैं इसके अन्य चीजों पर। पहली बात, बीए की सीटें अच्छी खासी हैं, आप सभी जान गई होंगी, 9230, और बीकॉम की 5980, यानी कि 9000 के प्लस में बीए की और 6000 के आसपास बीकॉम की सीटें हैं। और फॉर्म भरना शुरू हुआ है लगभग 2 दिन पहले, तो आपके पास लगभग 3 से 3.5 हफ्ते का समय है अच्छे से फॉर्म को भरने के लिए। और लगभग 20 से 22 पेज का प्रोस्पेक्टर है, विवरणिका है, उसको जरूर ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अब संस्थान का नाम और ये क्या है, कौन करवाएगा, नॉन कॉलेजिएट वुमेन शिक्षा बोर्ड, यानी कि जिसको इन शॉर्ट में एनसी वेब बोलते हैं। क्योंकि बहुत से वीडियो होते हैं जो यूट्यूबर भी वेट करते हैं कि उनको कितना जल्दी बनाया जाए, तो उन वीडियो में से एक वीडियो ये भी है कि मैं इस विश्वविद्यालय का वीडियो बहुत बनाना चाहता था, लेकिन सूचना इतनी लेट से आई थी, क्योंकि खासकर महिलाओं के लिए है ये इंस्टीट्यूट। ध्यान रखिएगा, केवल महिला कैंडिडेट ही इसमें आवेदन कर सकती हैं। आवेदन करने की योग्यताएं कम से कम रखी गई है 12th पास, और यदि आपकी 12th की परीक्षाएं हो चुकी हैं तो आप इसमें आवेदन 100% करिएगा और कर सकती हैं। यदि 12th की परीक्षाएं हो चुकी हैं, रिजल्ट नहीं आया है, तो भी आवेदन कर सकती हैं। और यदि 12th की परीक्षाएं हो चुकी हैं, रिजल्ट आ चुका है, 1 या 2 साल पहले आप पास हो चुकी हैं, तो भी आवेदन कर सकती हैं। इस बात का भी ख्याल रखिएगा। ठीक है, और अब चलते हैं और ज़रूरी बातों पर। सबसे पहली बात, आपके पास 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, और 12th का कम से कम एडमिट कार्ड जरूर होना चाहिए अगर रिजल्ट नहीं आया है अप्लाई करते वक्त में। आपके पास आपका एक पहचान पत्र या पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, कोई भी एक ऐसा भारत सरकार का प्रमाण पत्र जिसके आपकी पहचान सुनिश्चित हो, इसकी एक कॉपी चाहिए होगी। ठीक है, और एक चीज और चाहिए, आप क्या चाहिए आपको, शपथ पत्र। ये शपथ पत्र का वैल्यू क्या है मैं आपको आगे बताऊंगा इसी वीडियो में। और फिर से कह दूं, वीडियो बनेगा लंबा, सूचनाएं देनी है डिटेल में, 2-3 मिनटों में तो ब्लॉग बनते हैं या फिर ट्वीट बनते हैं या फिर टिकटॉक बनते हैं, ये तो सब वो है नहीं। ठीक है, 60% मामला आपको, क्योंकि अटेंडेंस वाला मामला है थोड़ा सा इसमें, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, उसका लॉस और उसका बेनिफिट दोनों ही, इस बात का ध्यान रखिएगा। रजिस्ट्रेशन की फीस बेहद कम है। यदि अप्लाई करने वाली मेरी बहनें, मेरी माताएं, मेरी दोस्त अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या फिर पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में आती है, पीडब्ल्यू से नहीं, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में आती हैं, एससी में आती हैं, एसटी में आती हैं, तो नामांकन की फीस है केवल 100 रुपये। और यदि आप सामान्य में, ओबीसी में और ईडब्ल्यूएस में आती हैं तो आपको 250 रुपये देने होंगे।
रजिस्ट्रेशन की फीस है, इस बात का ध्यान रखिएगा। फीस रजिस्ट्रेशन की किसी भी कंडीशन में रिफंडेबल नहीं है। अगर आपका फॉर्म गलत होता है या आपका एग्जाम छूट जाता है, एडमिशन मिलता नहीं है या रद्द हो जाता है, तो रजिस्ट्रेशन की फीस रिफंडेबल नहीं है। लेकिन अगर किसी महिला कैंडिडेट का किसी कॉलेज में एडमिशन हो जाता है और कुछ हफ्ते के बाद या कुछ दिनों के बाद उनको लगता है कि उनको एडमिशन चेंज करवाना है या कैंसिल करवाना है, तब कुछ फीस काटने के बाद आपको बाकी फीस रिफंड मिल सकती है। और जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे उसको आपको मानना भी पड़ेगा, वो प्रोस्पेक्टर में देख लीजिएगा, ठीक है। और इसके अंतर्गत जो एडमिशन लेंगी आपको 26 कॉलेजेस को चुनने का मौका मिलेगा जिसमें आप एडमिशन ले सकती हैं। आप चाहें तो सभी 26 के 26 कॉलेज में आवेदन भी कर सकती हैं, नहीं तो उन 26 में से 1, 2, 10, 5, 15 कॉलेज का चयन भी कर सकती हैं। फीस आपकी सामान्य लगेगी, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप 10 कॉलेज में अप्लाई करती हैं, जनरल कैटेगरी में हैं, तो आपको 250 रुपये देने होंगे। यदि आप जनरल कैटेगरी में हैं, 20 या 26 कॉलेज में अप्लाई करती हैं, तो भी आपको 250 रुपये ही देने होंगे रजिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा। और यदि आपका सिलेक्शन हो जाता है मेरिट के बेस पर, क्योंकि एडमिशन है, एंट्रेंस होना नहीं है, तो आपकी जो भी कैटेगरी होगी, SC, ST, OBC नॉन क्रीमी, उसके अनुसार जो वार्षिक फीस होगी उसमें भी आपको छूट मिलेगी अलग अलग कैटेगरी के अनुसार। इस बात का भी मेरे बहनें ध्यान रखेंगे, ठीक है। और एक चीज, जो सर्टिफिकेट आप लगाएंगी खासकर उन बच्चों के लिए जो EWS कैटेगरी का लाभ लेना चाहते हैं, जो EWS कैटेगरी का लाभ लेना चाहते हैं, और ऐसे बच्चे जो OBC नॉन क्रीमी लेयर में हैं, ऐसे बच्चे जो OBC नॉन क्रीमी लेयर में हैं, और ऐसे बच्चे जो EWS कैटेगरी में आते हैं, उनका जो प्रमाण पत्र है वो बना हुआ होना चाहिए 21 मार्च 2022 के बाद का। 21 मार्च 2022 के बाद का ही प्रमाण पत्र मान्य होगा यदि आप EWS कैटेगरी में या फिर OBC नॉन क्रीमी लेयर कैटेगरी में आते हैं। EWS कैटेगरी में क्योंकि इनकम का सर्टिफिकेट लगता है, उसी की मैं बात कर रहा हूं, जो कि 31 मार्च 2022 के बाद का बना हुआ होना चाहिए। एक और बात, जब आपका फॉर्म हो जाएगा, मेरिट के आधार पर इसमें कट ऑफ निकलेगी, तो कट ऑफ की संख्या 5 रहने वाली है, यानी कि 5 कट ऑफ की सूचियां आएंगी, जिसके आधार पर बच्चों को सीटों का बंटवारा किया जाएगा। यदि पहली लिस्ट में नाम नहीं आएगा तो दूसरी में आ जाएगा, आपका दूसरी में नहीं आएगा तीसरी में आएगा, यदि पांचों में नहीं आएगा तो बीच बीच में कुछ स्पेशल कट ऑफ भी निकाली जाती हैं, ये आप सभी जानती होंगी। यदि आपने कभी दिल्ली विश्वविद्यालय का मेरा या फिर किसी और यूट्यूबर का वीडियो देखा होगा यूजी के एडमिशन का, ठीक है, तो आप अच्छे से समझ जाएंगे। एक और बात, अप्लाई करते वक्त में अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट खासकर ID प्रूफ और 10th के सर्टिफिकेट जरूर रखिएगा, स्कैन करके आपको अपलोड करने होंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। और यदि आप SC ST और PWD कैटेगरी में आते हैं तो अपने ओरिजिनल सर्टिफिकेट को देख लीजिएगा, दिल्ली सरकार या भारत सरकार के नियमावली के अकॉर्डिंग है या नहीं। प्रोस्पेक्टर का पेज नंबर 10 हिंदी माध्यम से, उसमें ये जानकारी दी गई है कि किस अधिकारी से या किस सरकारी अधिकारी से आपका प्रमाण पत्र वैलिड यानी कि वेरीफाई होना चाहिए, उसकी लिस्ट है, उसको ध्यान से आप लोग देख लेंगे, ठीक है। प्रमाण पत्र की डेट को लेकर भी पेज नंबर 10 को आप ध्यान से देख लेंगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। और कुछ रह गया, हाँ, मेरिट के आधार पर एडमिशन होगा, एंट्रेंस नहीं होना है। फिर से तीसरी बार रिपीट कर रहा हूँ, 10th 12th के प्रमाण पत्र, यदि 12th का रिजल्ट नहीं आया है तो उसका एडमिट कार्ड या फिर जो भी आपके पास प्रूफ है, एक ID प्रूफ, और आरक्षण यदि किसी कैटेगरी में आपको प्राप्त है तो उसका प्रमाण पत्र आपको लगेगा, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। और नॉर्मल ही पंजीकरण करिएगा। और हाँ, नई शिक्षा नीति के तहत ही आपको अपने पाठ्यक्रम में विषयों का चयन करना होगा। फिर से बता दूं, नई शिक्षा नीति के तहत ही आपको अपने पाठ्यक्रम में विषयों का चयन करना होगा। इंग्लिश में ऐसे समझ लीजिए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार ही आपको अपने सब्जेक्ट में, आपको अपने सब्जेक्ट को क्या बोलेंगे, हाँ, अपने कोर्स में सब्जेक्ट का चयन करना होगा, चूज करना होगा। और सब्जेक्ट की लिस्ट प्रोस्पेक्टर में दी गई है, पेज नंबर 13 और 14 को ध्यान से देख लीजिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। आवेदनकर्ता के कम से कम यदि 12th क्लास में कम से कम 45% या उससे अधिक नंबर आए हैं तो आवेदन कर सकती है, इस बात का ख्याल रखिएगा, कम से कम। एक और बात,
जब आप इसमें पेपर पढ़ेंगी फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर में, तो हिंदी के विषय को पढ़ना अनिवार्य है, ज़रूरी है। इस बात का ध्यान रखिएगा, चाहे बीकॉम हो आपका, चाहे बीए पास हो, ठीक है। सीटों के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा, उसमें लगभग 2 से 3 मिनट का समय लग जाएगा। उससे पहले ज़रूरी बातों को जान लीजिए, नहीं तो सीटों के बारे में डिटेल जानकारी आप प्रोस्पेक्टर में भी पढ़ सकते हैं। पेज नंबर 17 से लेकर 19 के बीच में ये दी गई है, इसका ध्यान रखिएगा। और अब आते हैं शपथ पत्र पे। शपथ पत्र का मतलब है कि, क्योंकि मैंने बताया था ना अटेंडेंस वाला इसमें एक है, पहले बताया था, यदि आप प्रवेश परीक्षा देना, यदि आप एग्जामिनेशन देना चाहती हैं और पूरे साल की अटेंडेंस यानी कि उपस्थिति आप लोगों की 66% से कम रहती है, तो आपको एग्जामिनेशन नहीं देने दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन किसी विशेष कंडीशन में आपके पास कोई स्वास्थ्य की समस्या हो जाती है, और यदि मेरी ऐसी बहनें हैं जो गर्भावस्था के दौरान थी और वो परीक्षाएं या क्लासेस नहीं दे पाई, या परीक्षाएं नहीं दे पाई, क्लासेस नहीं ले पाई, तो उनको कुछ मेडिकल की सुविधाएं का हवाला लगाकर कुछ छूट मिल सकती है अटेंडेंस में। और दूसरी बात, यदि मेरी ऐसी बहनें जो ईसीए कैटेगरी के थ्रू अपने किसी गतिविधि में पार्टिसिपेट करती हैं, तो उनको भी 10% तक की अटेंडेंस की छूट मिल सकती है। ईसीए को आप समझ लीजिए एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़, जैसे कि आप अपने स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ कई अतिरिक्त गतिविधियों में लगी होंगी, जैसे कि पेंटिंग में जिसे चित्रकारी बोलते हैं, स्पोर्ट्स में, वाद विवाद में जिसको डिबेट बोलते हैं, भाषण प्रतियोगिताओं में, है ना, जिसे कन्वेंशनल डिबेट बोलते हैं, संसदीय वाद विवाद में, या फिर यूथ पार्लियामेंट में जिसको बोलते हैं ना, इसे युवा पार्लियामेंट बोलते हैं, यूथ पार्लियामेंट बोलते हैं। इस प्रकार के इवेंट यूनिवर्सिटियों में भी होते हैं। और यदि पढ़ाई के साथ साथ आप इन गतिविधियों में शामिल होती हैं या होना चाहती हैं, और उस कंडीशन में या फिर यदि आपकी अटेंडेंस शॉर्ट हो जाती है, तो आपको विशेष परिस्थिति में इनके लिए 6 से लेकर 10% अटेंडेंस का लाभ मिल सकता है। यानी कि मान लीजिए आपकी 55 या 54% अटेंडेंस रह जाती है ना, लेकिन आपने इन गतिविधियों में पार्टिसिपेट किया इसी में, तो 10% आपको वहां से मिल गया, तो 56 और 10 हो जाता है 66, तो आप एग्जाम दे पाएंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा विशेष रूप से, ठीक है। और यदि एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त और एडमिशन लेते वक्त किसी प्रकार की दस्तावेज में कोई गड़बड़ी पाई जाती है, तो आपका एडमिशन रद्द भी हो सकता है या फिर आपकी डिग्री भी रद्द हो सकती है। इस बात का भी मेरे बहनें ध्यान रखेंगी विशेष रूप से। और कुछ ज़रूरी बातें जो मुझसे छूट गई होंगी, यदि आपको लगता है कमेंट करके पूछ लीजिएगा। यदि आपने पूरा लगभग 10 से 12 मिनट का वीडियो देखा है, तो आपको बहुत सलाम है। और वीडियो में कोई बात या सूचना जो मैंने आपको दी उसको लेकर समझने में कोई तकलीफ आई हो, फॉर्म भरते वक्त कोई तकलीफ आए, या फिर सेंटर को समझने में कोई तकलीफ आए, तो कमेंट करके आप मुझसे कभी भी पूछ लीजिएगा। लास्ट डेट शायद मैंने आपको नहीं बताई या मेरे दिमाग से उतर गई, क्या करें, प्रेशर है। अंतिम तिथि है अप्लाई करने की 25 जुलाई 2022 और आज है 29 जून, यानी कि आपके पास 1 दिन जून का और 25 वहाँ पे 26 दिन का समय है। जैसे कि मैंने बताया 3 से 4 वीक का समय है। अप्लाई करिए, आपकी जो भी दोस्त हैं, जो भी बहनें हैं, सहेलियां हैं, सखियां हैं, उनको बताइए। और क्योंकि रेगुलर मैंने बताया ना पहले ही, सभी नहीं पढ़ पाते हैं रेगुलर माध्यम से, आर्थिक समस्याएं होती हैं, पारिवारिक समस्याएं होती हैं, शादी की समस्या होती है ना, तो इसीलिए ये विकल्प निकाला गया है। अब मैं आपको जल्दी से सीटें बता देता हूँ, ठीक है, किस कॉलेज में कितनी सीटें हैं, और इससे आपको कॉलेज का नाम भी मालूम चल जाएगा। और ये सभी कॉलेज दिल्ली में है, दिल्ली विश्वविद्यालय के अंतर्गत आते हैं। कुछ कॉलेज सुबह के हैं, कुछ कॉलेज शाम के हैं, यानी कि कुछ कॉलेज मॉर्निंग के हैं, कुछ कॉलेज इवनिंग के हैं। इस बात का ख्याल रखिएगा। जब आप अप्लाई करेंगी, आपसे पूछेगा कि आप आवेदन मॉर्निंग वाले कॉलेज में करना चाहती हैं या फिर इवनिंग वाले कॉलेज में करना चाहती हैं। और आप किसी का जो चयन करेंगी, जैसे कि आपने मॉर्निंग का चयन कर लिया, तो आपको नीचे कॉलेज की लिस्ट आ जाएगी। आप उसमें से चाहे सभी कॉलेज पे टिक कर दीजिएगा, चूज करिएगा, या जो आपको पसंद हो, आपके आसपास हो, उसको चूज करिएगा। और एक सुझाव है, आप सभी मेरी बच्चियां, मेरी बहनें, मेरी दोस्त, उन्हीं कॉलेज संस्थानों का चयन करें जो आपके घर के जितना भी नज़दीक हो, क्योंकि सभी कॉलेजेस में पढ़ाई एक ही तरीके की होती है, पाठ्यक्रम एक ही जैसा होता है, परीक्षाएं भी एक ही डेट, एक ही समय पर होंगी। बस कॉलेज की बिल्डिंग अलग अलग होगी, पढ़ाने वाले शिक्षक अलग होंगे, और कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो इसीलिए ये मत सोचिएगा कि हमें उस कॉलेज में जाना है, इस कॉलेज में नहीं जाना है। कॉलेज से ज़्यादा कोर्स को वैल्यू दीजिए और फैकल्टी को वैल्यू दीजिएगा। अब आ जाइए सीटों पर। पहला कॉलेज है अदिति महाविद्यालय, इसमें बीकॉम की 230,
इसको नॉर्मल समझिए कि जितने भी कॉलेजेस हैं 26, सभी कॉलेजेस में बीकॉम की प्रत्येक कॉलेज में 230 सीटें हैं और बीए प्रोग्राम की प्रत्येक कॉलेज में 355 सीटें हैं। फिर से समझ लीजिए, प्रत्येक कॉलेज में बीकॉम की 230 सीटें हैं और बीए प्रोग्राम की 355 सीटें हैं। इस बात का ध्यान से आपने सुन लिया होगा। अब कॉलेज का नाम, जैसे कि पहला आपको बताया, अदिति महाविद्यालय, ये दिल्ली में एक जगह है बवाना, उस तरफ पड़ता है। दूसरा है आर्यभट्ट कॉलेज, ये साउथ दिल्ली की तरफ पड़ता है, ठीक है, जहां दौला कुआं पड़ता है। तीसरा है भगनी नवोदिता कॉलेज, ये नजफगढ़ के पास पड़ता है। एक और है भारती कॉलेज, जनकपुरी में पड़ता है। कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज नियर बाय भगत सिंह कॉलेज है, ये साउथ दिल्ली में पड़ता है, चिराग दिल्ली के पास में। एक और कॉलेज है दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज, ये द्वारका फेज 1 सेक्टर 3 में पड़ता है, ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। डॉक्टर BR अम्बेडकर कॉलेज, ये यमुना पार पड़ता है, इस बात का ध्यान रखिएगा, वजीराबाद क्रॉसिंग के आसपास में। हंसराज कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय के नॉर्थ कैंपस में ये कॉलेज पड़ता है, जाना माना कॉलेज है। और इस कॉलेज से स्वयं मैंने 2013 में मास्टर्स पास किया था, तो अच्छा कॉलेज है और वर्तमान में तो टॉप 10 में भी या टॉप 5 में कह लीजिए शामिल है। अगला एक और कॉलेज है, देखिए ये जो कॉलेजेस है ना, इसमें केवल लड़कियां पढ़ने जाएंगी जब आपकी क्लासेस होंगी। कोई लड़का नहीं जाएगा तो कई माता पिता को चिंता होती है कि हमारी लड़की लड़कों के बीच में कैसे पढ़ेगी, क्योंकि कई बच्चियां होंगी, मेरी बहनें होंगी जो ऐसे स्कूल में पढ़ी होंगी जहां केवल लड़कियां होंगी, और कई क्वाइट में पढ़ी होंगी लड़के लड़कियों के साथ में। लेकिन क्योंकि इसका नाम ही है नॉन कॉलेजिएट वुमेन एजुकेशन बोर्ड, केवल लड़कियां ही अप्लाई करेंगी, लड़कियां ही पढ़ेंगी। हाँ, पढ़ाने वाले शिक्षक मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं, ठीक है। अगला कॉलेज है जानकी देवी मेमोरियल कॉलेज, ये कहाँ पड़ता है आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, सर गंगाराम अस्पताल इसके पास में है। अगला कॉलेज है साउथ दिल्ली का, जिसका नाम है JMC कॉलेज, यानी कि जीसस एंड मैरी कॉलेज, चाणकपुरी में ये पड़ता है। कालिंदी कॉलेज ईस्ट पटेल नगर के पास है। केशव महाविद्यालय पीतमपुरा के पास है। लक्ष्मीबाई कॉलेज अशोक विहार मोड़ पड़ता है, सरस्वती विहार के पास में, वहाँ है। महाराजा अग्रसेन कॉलेज दिल्ली में एक जगह है, क्या जगह है, महाराजा अग्रसेन कॉलेज, ये वसुंधरा हिल के आपने कभी नाम सुना हो अगर, ये ईस्ट दिल्ली में पड़ता है, उस तरफ आनंद विहार की तरफ ध्यान रखिएगा, वहाँ ये कॉलेज है। मैत्री कॉलेज और JMC कॉलेज, ये दो कॉलेज हैं जो साउथ दिल्ली में है, और दोनों कॉलेज के बीच में केवल एक रोड है, आसपास कॉलेज है। साउथ दिल्ली चाणकपुरी में पड़ता है, श्री वेंकटेश्वरा कॉलेज के नजदीक में। सैकड़ों बार इस कॉलेज में गए हैं ECA के माध्यम से प्रतियोगिताओं में शामिल होने के लिए, जब दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र हुआ करते थे। 2 मिनट और लगेंगे। माता सुंदरी कॉलेज नई दिल्ली के पास है। मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज इसके नज़दीक में है। मिरिंडा हाउस कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय के नॉर्थ कैंपस में स्थित है, और रेगुलर हो या डिस्टेंस हो, सभी प्रकार से कॉलेज परफेक्ट है। मोतीलाल नेहरू कॉलेज साउथ दिल्ली में, यानी कि साउथ कैंपस में है दिल्ली विश्वविद्यालय का। PGDAV कॉलेज ये लाजपत नगर के पास में है, ठीक है, इसका ध्यान रखिए, सराय काले खास के आसपास है। राजधानी कॉलेज, ये आपने नाम सुना हो, पंजाबी बाग का दिल्ली में एक जगह है, राजा गार्डन, उसके आसपास ये कॉलेज है। रामानुजन कॉलेज ये पड़ता है कालका जी के पास में, साउथ दिल्ली में है। सत्यवती कॉलेज ये भी अशोक विहार के ही नजदीक है, इस बात का, जहाँ केशव महाविद्यालय है वहीं ये कॉलेज है आसपास। श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज पश्चिमी पंजाबी बाग कह लीजिए, या पीरागढ़ी के आसपास ये कॉलेज पड़ता है। ऋषि अरविंदो कॉलेज मालवीय नगर के पास है, जहां कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज यानी कि भगत सिंह कॉलेज के आसपास में। श्री गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स ये दिल्ली में एक जगह है पीतमपुरा, जहाँ दिल्ली में एक जगह है ना टीवी टावर या NSP बोलते हैं, उसके नियर में ये कॉलेज है, नियर बाय स्टेशन NSP इसका पड़ता है। लास्ट कॉलेज विवेकानंद कॉलेज है, और ये जमुना पार पड़ता है, सीलमपुर या फिर शादरा के आसपास ये कॉलेज पड़ेगा। तो ये कॉलेजेस के नाम हैं जिनका आप आवेदन करेंगी BA और BCom के लिए। लगभग 18 से 20 मिनट का समय मैंने लिया, जो भी जानकारी मेरे पास थी वेबसाइट और प्रोस्पेक्टस से जो समझ पाया आपको देने की मैंने कोशिश की। यदि कोई जानकारी आपको स्पष्ट ना हो, समझ में ना आई हो, बेझिझक बिना घबराहट के अपना हक समझकर, अपना दोस्त या भाई समझकर सवाल कीजिएगा। यदि वीडियो देखने वाले मेरे अग्रज हैं तो उनसे निवेदन है इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि बच्चियों का, बहनों का मामला है, और वैसे ही उनको हमने अवसर इतने कम दिए हैं, और उनको मौके जो मिलते हैं वो भी हम छीन लेते हैं। ये मौका मिला है उनको, आर्थिक सहायता भी विश्वविद्यालय करेगा उनको, और पढ़ने के लिए आपको ये भी नहीं है कि लड़कियों का करियर खराब हो जाएगा, क्योंकि 1 से 2 दिन लड़कियों को जाना है पढ़ने के लिए, उनके पास 5 से 6 दिन का समय है, कुछ भी अपने करियर को डेवलप करने के लिए सीख सकती हैं।
कोचिंग कर सकती हैं, प्रोफेशनल कोर्स कर सकती हैं, किसी प्रकार की ट्रेनिंग कर सकती हैं और बीए बीकॉम उनका साथ में भी चलता रहेगा। तो इस वीडियो को मैं दी गई बातों को यदि आप भी समझने में दिक्कत हो, अपने बच्चों को समझाइए, उनको बताइए और इसमें जल्द से जल्द आवेदन करिए और समस्या सवाल होने पर विश्वविद्यालय की वेबसाइट या फिर मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं। मेरे पास जो समाधान होंगे आपको देने का प्रयास करेंगे। पुनः आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद अपना बेशकीमती समय और इंटरनेट का डेटा देने के लिए। अपना, अपनों का, परिवार का, प्रकृति का रखिएगा ख्याल। हमेशा सीखते रहिए और हमेशा जीतते रहिए। जय हिंद, सलाम, शुभ रात्रि।